नेपाल में एक बार फिर सत्ता बदल गई है और केपी शर्मा ओली चौथी बार वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कुर्सी को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए हमेशा कोई न कोई तिकड़म करने वाले ओली के प्रधानमंत्री बनने से भारत की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि ओली को भारत से ज्यादा चीन पसंद है और वो चीन को खुश करने के लिए कई ऐसे काम करते रहते हैं जिससे भारत को परेशानी होती है और चीन खुश हो जाता है। जैसे कि ओली ने लद्दाख में चीन के साथ हुई संघर्ष के बाद ही वो नेपाल का विवादित नक्शा लॉन्च किया था, जिसमें नेपाल ने भारत के 3 हिस्सों पर दावा कर दिया था। इसे लेकर खूब विवाद हुआ, लेकिन ओली के सत्ता से बाहर होते ही ये विवाद शांत भी हो गया। लेकिन अब एक बार फिर ओली की सत्ता में वापसी हो गई है और राजनीतिक एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि नेपाल और भारत के बीच एक बार फिर तल्खियां शुरू हो सकती हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानते हैं कि आखिरकार ओली के सत्ता में आने से नेपाल और भारत के रिश्ते कैसे होंगे, ओली कैसे आदमी हैं, राजनेता के तौर पर किस तरह के फैसले लेते हैं और नेपाल के राजनीतिक इतिहास में उनका क्या महत्व है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, वैसे तो नेपाल की राजनीति आज से ही नहीं बल्कि जब से नेपाल अलग देश बना है तभी से अस्थिर रही है। अंग्रेजों ने साल 1923 में पहली बार नेपाल को भारत से अलग एक इंडिपेंडेंट देश की मान्यता दी थी और यहाँ से यहाँ का नया राज्य राजघराने के अंदर चला गया। लेकिन वहाँ के कुछ लोग खुश नहीं थे और भारत के कांग्रेस के तर्ज पर नेपाल कांग्रेस बनाकर राजघराने के शासन के खिलाफ लोकतंत्र लाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, जिसका पहला असर हुआ कई दशक बाद साल 1951 में। भारत की आजादी के चलते नेपाल में भी आंदोलन तेज हो गया और थक हार कर राजाओं को राजघराना छोड़कर संवैधानिक प्रमुख बनना पड़ा। साल 1959 को कांग्रेस के साथ चुनाव कराना पड़ा और पहली बार कांग्रेस की सरकार नेपाल में बनकर आई। नेपाल की यह सरकार दूसरे देशों के लोकतांत्रिक सरकार से बिल्कुल अलग थी। ये नाम की सरकार थी जिसके मुखिया राजा ही थे, जिन्हें संविधान प्रमुख कहा जा रहा था। वो जब चाहे जैसे चाहे सरकार चलाते और रद्द करते थे। ऐसे में फिर से लोगों के बीच गुस्सा बढ़ा और माओवादी और कम्युनिस्ट पार्टी जैसी कई अलग अलग पार्टियां खड़ी होने लगी। ऐसे में साल 1985 में दबाव में आकर राजा को बहुदलीय संसद के लिए मानना पड़ा और फिर साल 1991 में पहली बार कई पार्टियों के साथ नेपाल में चुनाव हुए और पहली बार कोई राला सरकार बनी। लेकिन हालात जस के तस रहे, राजा ही प्रमुख थे, वही फैसले लिया करते थे और कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन 1 जून साल 2001 को ही राज परिवार को ही बड़ा झटका लग गया। राज परिवार के राजकुमार ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी और राजा के छोटे भाई नए संविधान प्रमुख बनाए गए और इसी के साथ नेपाल में माओवादी आंदोलन तेज हो गए और कई सालों की खींचतान के बीच 28 मई 2008 को नई संविधान सभा ने पहली बार 240 साल पुरानी नेपाल की राजशाही को खत्म करके नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नेपाल के राजनीतिक संकट खत्म नहीं हुए। सरकारें आती रहीं और जल्दी जल्दी सिमट भी जाती थी। कई नेता कई बार प्रधानमंत्री बन गए और अब चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। पहली बार साल 2015 में 10 महीने के लिए, साल 2018 में 40 महीने के लिए, साल 2021 में 3 महीने के लिए और अब एक बार फिर साल 2024 में वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। केपी शर्मा ओली का पूरा नाम खड्ग प्रसाद शर्मा ओली है, जो एक रूथलेस पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। साल 1952 में वो नेपाल के पूर्वी हिस्से में जन्मे थे। काफी कम उम्र में ही वो राजनीति से जुड़ गए। साल 1966 में जब नेपाल के राजा ने पंचायत प्रणाली शुरू की तो उसके खिलाफ ओली ने अपनी राजनीति शुरू की थी। छात्र नेता के तौर पर वो साल 1970 में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ गए और फिर 3 सालों के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ओली 1973 से 1987 तक यानी कि कुल मिलाकर 14 सालों तक जेल में रहे, लेकिन बाहर आए तो एक बड़ा नेता बनकर उभर गए। साल 1991 में पहली बार ओली सांसद बनाए गए। साल 1994 से 95 तक वो देश के गृह मंत्री रहे और साल 2006 में वो कोइराला सरकार में उप प्रधानमंत्री भी बने। ओली की छवि एक ऐसे नेता की है जो अपने विरोधियों पर तीखे व्यंग करते हैं, राजनीतिक समझौते को अपने हिसाब से बढ़ाते और घटाते रहते हैं। 3 बार सत्ता का स्वाद चखने के बाद साल 2022 में जब नेपाल में चुनाव हुए तो उनकी पार्टी पहले से दूसरे पैदान पर खिसक गई थी, लेकिन फिर वो सरकार बनाने में कामयाब रहे और पुष्पदहल प्रचंड को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनवा दिया। लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों के बीच विवाद हुआ और ओली ने यू टर्न मारते हुए प्रचंड का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस के समर्थन से चौथी बार
सत्ता में बैठ गए हैं। ओली के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप है वो है 2 बार संसद सभा को भंग करने का। पहली बार दिसंबर 2020 में ओली ने नेपाल की संसद को भंग कर दिया था और दूसरी बार साल 2021 में। इसके अलावा अपना जन्मदिन मनाने के लिए ओली काफी इंटीरियर में मौजूद उनके गांव में हेलीकॉप्टर से केक मंगवाने को लेकर भी खूब विवादों में आए थे। ओली ने अपने गांव तक हेलीकॉप्टर के जरिए केक मंगाकर बर्थडे मनाया था। ऐसे ही कई विवादों में घिरे होने के बावजूद ओली खुद को एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर दिखाने में कामयाब भी रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ओली अगर कुछ सोच लेते हैं या फिर किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं तो फिर उसे खुले मंच से बोलने से नहीं हिचकिचाते, जैसे कि उनका चीन से प्रेम। ओली जब प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने भारत के बजाय चीन को ज्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने भारत के साथ जितने व्यापारिक रिश्ते किए हैं उससे कहीं ज्यादा उन्होंने चीन के साथ बढ़ाए भी हैं। चीन का दौरा करना उनके लिए आम बात है। नेपाल में चीनी सामानों की एंट्री के लिए ओली सरकार ने कई सारे अहम कदम उठाए हैं। 11 अक्टूबर साल 2015 में जब ओली पहली बार सत्ता में बैठे थे तब उन्होंने नई दिल्ली के ऊपर उनकी सरकार को गिराने का आरोप भी लगाया था। इसके अलावा साल 2015 में जारी हुए नेपाल के नए संविधान के चलते भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी थी, जिसे लेकर नेपाल का कोई भी पॉलिटिशियन खुलकर बात नहीं कर रहा था। लेकिन ओली ने खुले मंच पर आकर भारत की आलोचना की और बीजिंग की तारीफ भी की। इसके अलावा जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ तो उसके ठीक बाद ओली ने नेपाल का एक ऐसा नक्शा तैयार कराया था जिसमें उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया गया था और इस नक्शे को नेपाल की संसद से पास भी करवा दिया गया, जिसे लेकर भारत और नेपाल के बीच खूब विवाद हुआ। ऐसे ही कई और मामले हैं जिसे देखकर साफ समझ में आता है कि ओली सरकार भारत ही नहीं बल्कि चीन की हिमायती है और वो भारत को परेशान कर चीन के साथ संबंध बढ़ाना चाहती है। हालांकि नई सरकार का क्या कुछ रवैया होगा ये अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन ओली की सरकार आने से भारत के माथे पर थोड़ी शिकन तो देखने को मिल रही है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।